बच्चों, आज का टॉपिक है सल्फर के ऑक्सी अम्ल तथा उनकी बंध संरचनाएं। केवल प्रारंभिक संरचनाएं आपकी सल्फर के ऑक्सी अम्ल की सिलेबस में हैं, तो प्रारंभिक संरचनाओं में बंध संरचनाएं ही आती हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। ऑक्सी अम्ल उसे कहते हैं जब किसी तत्व का ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ जो अम्ल बनता है उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो कुछ ऑक्सी अम्ल को मैंने यहाँ पे लिखा है, इनके स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, डाईथायोनिक अम्ल H2S2O3, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7। पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल को ओलियम भी कहते हैं और इसे सधूम्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। इसको सधूम्र इसलिए कहते हैं क्योंकि H2SO4 में हम ज़्यादा मात्रा में सल्फर ट्राइऑक्साइड जब प्रवाहित करते हैं तो हमें H2S2O7 यानी ओलियम प्राप्त होता है, जिसमें से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती रहती है, जिस वजह से वो हमें लगता है जैसे धूम्र से निकल रहे हों। टेट्राथायोनिक अम्ल H2SO4 पर ओक्सो डाईसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O8 पर ओक्सो मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल H2SO5 डाईथायोनस अम्ल H2S2O4। तो किस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है उसको समझ लेंगे। ये सल्फर 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसे संयोजक बंध दिखा देंगे, या डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, वो भी सही होगा। उपसे संयोजक बंध दिखाएंगे वो भी सही होगा, कोई सा भी दिखा सकते हैं। H2SO3 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 2 के साथ 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगी और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसे संयोजक बंध दिखा सकते हैं या डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। तो जितने भी ये जितने भी सल्फर के ऑक्सी अम्ल हैं यहाँ पर, ये जहाँ भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाएंगे, उपसे संयोजक बंध दिखाएंगे, वहाँ पर हम डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है डाईथायोनिक अम्ल का, O3। ये सल्फर इसमें इस तरह से जुड़े हुए होंगे, 2 सल्फर और 3 ऑक्सीजन। ऐसा समझो जैसे H2SO4 में से एक ऑक्सीजन निकाल करके 1 सल्फर एक्स्ट्रा आ गई है, 1 ऑक्सीजन कम हुआ है देखो, और सल्फर 1 एक्स्ट्रा आ गया। तो उसी तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, 3 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन पे जैसे हाइड्रोजन हमने उसमें जोड़ा, इसी तरह से यहाँ जोड़ देंगे और इन 2 के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसे संयोजक बंध दिखा देंगे या डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, मैंने अभी बताया था। इसके बाद आते हैं यहाँ पे पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल H2S2O7। तो इसमें इस तरह से होता है, सल्फर और 1 ऑक्सीजन बीच में होती है दोनों सल्फर के, और बाकी 3 ऑक्सीजन दोनों से जुड़ेंगी, 1 2 3, 1 2 3। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन इस तरह से हम जोड़ देंगे और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन ऑक्सीजन्स के साथ दिखा देंगे, डबल बॉन्ड भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते थे, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ते थे, तो एक तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल 2 सल्फ्यूरिक अम्ल हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। ऐसा इसके स्ट्रक्चर ध्यान रखने के लिए ऐसे हम याद रख सकते हैं कि 1 सल्फ्यूरिक अम्ल इधर से ये है और एक इधर से ये, दोनों को हमने जोड़ दिया, हाइड्रोजन वहाँ से हटा दिया दोनों का। तो ये पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके बाद टेट्राथायोनिक अम्ल H2S4O6। और
यहाँ पे डाइथायोनस अम्ल H2S2O4 दोनों में यहाँ पे कुछ समानता है, या यहाँ पे देखेंगे H2S2O8 और H2S4O6, इन दोनों में कुछ समानता है। क्या समानता है? तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर इससे इसका बनाएंगे, तो ये समझने में आसानी रहेगी। H2S2O8 ये है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, 2 सल्फर है और 8 ऑक्सीजन है। तो इसमें पर ऑक्सो, एक परोक्सी बंद होता है, इसमें ये परोक्साइड बंद होता है, ये O सिंगल बॉन्ड O, इसको परोक्साइड बंद कहते हैं। तो बीच में ये परोक्साइड बंद होगा दोनों सल्फर के, यानी 2 ऑक्सीजन परमाणु इस तरह से होंगे। इसको कहते हैं परोक्साइड बंद जब 2 ऑक्सीजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों और 2 सिंगल बॉन्ड से अन्य परमाणु जुड़े हों। ये हाइड्रोजन परोक्साइड में भी इस तरह के ऑक्सीजन परमाणु के बीच में बंध पाया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे 8 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन तो यहाँ गई, तो 6 ऑक्सीजन और बची, 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरह से हो गया, बस 1 ऑक्सीजन यहाँ पे फालतू आ गई है बीच में, बिल्कुल स्ट्रक्चर उसी तरह से है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगा देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन परमाणु कम है और 2 सल्फर परमाणु यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो ये किस तरह से आपस में जुड़े हैं, इस तरह से नहीं आएंगे। चारों सल्फर क्रम में थोड़ा सा अंतर होगा, इनमें सल्फर इस तरह से रहेंगे S S S, 3 सल्फर रहेंगे एक साथ, और चौथा सल्फर यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी दिखा सकते हैं। और फिर 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डबल बॉन्ड से हम इसको दिखाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया H2S4O6 का, और इस H2S2O8 का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ये दोनों बचे, इनका स्ट्रक्चर अभी हम बनाते हैं। H2SO5 पर ऑक्सो, इसमें परोक्साइड बंद होगा, मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें डाई सल्फ्यूरिक अम्ल यानी 2 सल्फ्यूरिक अम्ल की तरह संरचना थी, ये है मोनो, 1 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 4 ऑक्सीजन, ये सल्फर से 4 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ेंगी, और इनसे मान लिया 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ दें, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरह से परोक्साइड बंद यहाँ पे हम दिखाएंगे ये, और ये सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाएंगे इसके साथ ये, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इन दोनों को दिखा देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस तरह से परोक्साइड बंद यहाँ पे आ जाएगा। यदि हम इधर को दिखाएं परोक्साइड बंद, तो हाइड्रोजन फिर ऊपर जोड़ देंगे। इसके बाद डाइथायोनस अम्ल H2S2O4, सिंपल संरचना है, इसमें कोई ज़्यादा भेद नहीं है। ये सल्फर के 2 परमाणु, फिर 4 ऑक्सीजन, प्रत्येक से 2 ऑक्सीजन जोड़ देंगे, और 2 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन, और इनके साथ हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डबल बॉन्ड। तो जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इस पे ध्यान देंगे कि जहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाया है, उपसंयोजक बंध जहाँ पे लगाया है, वहाँ पे हम डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है। तो ये स्ट्रक्चर इसका है और ये स्ट्रक्चर इसका है। तो आज इतना ही। इसके बाद ये ग्रुप 17 के तत्व आपको कल से पढ़ाऊँगा।